नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। आज हम लोग इस वीडियो में BPSC TRE 3 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें इतिहास के जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यह जो जूनियर के लिए 6 से लेकर 8वीं तक जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो हिस्ट्री का जो 40 नंबर का पोर्शन आता है वही हम लोग 40 नंबर इसमें देखेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है TRE 4 में पूछे गए थे जो आपके आगामी TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए दिया है लैटिन एवं ग्रीक, बी दिया है अंग्रेजी एवं फ्रेंच, सी दिया है संस्कृत एवं उर्दू और देखिए डी दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह पहला प्रश्न पूछा गया था TRE 3 के जो री एग्जाम हुआ था हिस्ट्री में। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए इटली में पुनर्जागरण जो है वह लैटिन एवं ग्रीक भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। इसका हम लोग पूरा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग व्याख्या जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में व्याख्या से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए इटली में पुनर्जागरण ने लैटिन व ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। इटली में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन विश्वविद्यालयों जैसे देखिए पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय में कानून के साथ साथ मानविकी विषयों की पढ़ाई होती थी। फ्रांचेस्को पेट्रार्क का मानना था कि प्राचीन काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के मध्य से ही समझा जा सकता था। अतः प्राचीन सभ्यता की लैटिन भाषा की पांडुलिपियों की खोज पुनः प्रारंभ हुई। और देखिए यहाँ पर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ ही इटली में बहुत से विद्वान आए और ग्रीक भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। प्लेटो एवं अरस्तु जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों को पढ़ा गया। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किन दार्शनिकों के ग्रंथों को पढ़ा गया, तो प्लेटो और अरस्तु जैसे। दूसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी 3 स्टेट में कि 4 स्टेट में कि 2 स्टेट में। देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना जो विभक्त थी वह 3 स्टेट में थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्याख्या यहाँ पर दिया है। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना 3 स्टेट में विभक्त थी। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग तथा तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर आदि आते थे। तो याद रखिएगा जो फ्रांसीसी जो सामाजिक संरचना थी वह 3 स्टेट में विभक्त थी। पहला जो था वह देखिए पादरी वर्ग, दूसरा जो था वह कुलीन वर्ग और देखिए तीसरे वर्ग में जितने भी छोटे लोग जैसे यहाँ पर देखिए और साथ में बड़े व्यवसाय जैसे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर ये सभी लोग आते थे। तो याद रखिएगा इसे। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि। अब देखिए ऑप्शन दिया कि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, बी दिया है क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी और देखिए सी दिया है कि इसे असैनिकरण कर दिया गया। तो हम लोग इस प्रश्न का देख लेते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वह देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि इसकी शर्तें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्रों ने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 6 अरब पौंड की अत्यधिक धनराशि जर्मनी पर थोप दी गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह जो है जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए यह भी होगा, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी यह भी होगा, और देखिए इसे
असैन्यीकरण कर दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था। देखिए यदि आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग इसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि तिलका मांझी, कान्हू मुर्मू, सीआर दास। तो देखिए आप लोग इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जो सीआर दास हैं इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग जनजाति नायक या नहीं थे। हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। सीआर दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजाति नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिक, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। देखिए याद रखिएगा जो सीआर दास थे यानी चित्तरंजन दास थे, देखिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत आदि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजाति नायक थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए यह 5वां प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कि जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, बी दिया है जॉन लॉक, आर्थर यंग, स्टुअर्ट मिल, और देखिए सी दिया है कि जॉर्ज डाल्टन, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो यही यहाँ पर सही होगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित फ्रांसीसी समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और देखिए जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने अपनी पुस्तक, देखिए तो इस पुस्तक को याद रखिएगा, देखिए जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटाइसेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों का खंडन किया और रूसो ने उसे आगे बढ़ाते हुए जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का, यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि प्रस्ताव रखा था। तो आप लोग इस बुक को याद रखेगा, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये किसका है? तो देखिए लॉक का है, जॉन लॉक का बुक है यह। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में देखिए प्रश्नों की रिपीटेड के चांस बने रहते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न दिया कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया कि टाइद यानी चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, बी दिया कि टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर, सी दिया लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। तो आप लोग यदि आप लोग पढ़े होंगे अभी हम लोग जानेंगे। देखिए लिब्रे जो था ये फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। और देखिए टाइल जो था वह चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था, और टाइल जो था यह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए व्याख्या भी इसका दिया है। देखिए टाइड यानी टीथे धार्मिक कर था, यह चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए टाइल जो था यह देखिए यह प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर देखिए लिखा है कि सीधे राज्य को अदा किया जाता था। देखिए लिब्रे जो है यह फ्रांस की मुद्रा, इसे 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है, लिखा है कि किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। तो हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या लोग ध्यान से देखिएगा। नवंबर 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक पार्टी यानी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, किंतु उन्हें बहुमत नहीं मिला। अतः जनवरी 1918 ईस्वी में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की अनुमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क जर्मनी में, यहाँ पर देखिए कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली थी। इसी भी आप लोग याद रखिएगा 1918 में संधि किया गया था।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आप लोग बताइए। तब तक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया दुर्गा देवी, भगवती चरण बोहरा और देखिए सत्येंद्रनाथ सान्याल। तो देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवती चरण बोहरा। देखिए इन्हीं का याद रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ बम जो पुस्तक यही लिखे थे भगवती चरण बोहरा। देखिए कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा था। इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था और देखिए 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि कामागाटा मारू क्या था। बताइए आप लोग, एक जहाज था कि एक संगठन था कि एक आंदोलन था। देखिए जो कामागाटा मारू जो था यह एक जहाज था, आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का। तो यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुआ था जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के, देखिए याद रखिएगा आप लोग, बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए थे। जब यह जहाज याकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जब यह जहाज वैंकूवर यानी कनाडा पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिस में झड़पें हुई। इसमें कुछ यात्री मारे गए और शेष को जेल में डाल दिया गया। तो आप लोग याद रखें, कामागाटा मारू जो था वह एक जहाज था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। देखिए इसका आप लोग बताइए। तब तक देखिए ऑप्शन दिया 1934 पटना, बी दिया 1920 नागपुर, सी दिया 1925 कानपुर और देखिए डी दिया उपयुक्त में एक से अधिक और ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के अधिवेशन में संसदीय बोर्ड यानी कि कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग, नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को भी घोषित किया गया था। अगर हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। सीपी अय्यर, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो आत्मसम्मान आंदोलन के जो पुरोधा जो थे वह देखिए ईवी रामास्वामी नायकर थे। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन जिसे देखिए स्वाभिमान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है कि पुरोधा ईवी रामास्वामी नायकर जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है थे। पेरियार अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन करते थे। एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों तथा उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था, अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे जिन्हें ब्राह्मणों ने अधिग्रहण कर लिया है। पेरियार मनुष्य संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। देखिए एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा गया है, पेरियार के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेरियार मनुष्य संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था। 1921 में, 1922 में, 1923 में। देखिए जर्मनी में नाजी यूथ लीग का जो गठन किया गया था वह 1922 में किया गया था। हम लोग प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। जर्मनी में हिटलर ने 1922 ईस्वी में नाजी यूथ लीग का गठन किया था। 1926 में इसे हिटलर यूथ नाम दिया गया। देखिए एग्जाम में यही पूछ सकता है कि जो 1922 में नाजी यूथ लीग का जो गठन किया गया था इसका नाम कब परिवर्तित कर दिया गया। तो 1926 में, और देखिए इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में
12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 13। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया है, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विचार प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन दिया है इस प्रश्न का, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए दिया है कि सैको, बी दिया है ओस्वाल्ड मोजले, सी दिया है बिजंती। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रश्न को याद रखिएगा इसको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओस्वाल्ड मोजले फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। यह एक अर्धसैनिक रक्षा दल था। ये अक्सर कम्युनिस्ट और यहूदी समूहों के साथ मिलकर दंगे और हिंसक गतिविधियां करते रहते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया कि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, बी दिया है रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेप के षड्यंत्रों के कारण, और देखिए सी दिया है फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण। तो देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त में एक से अधिक होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। समाजवादी नेता लियो ब्लूम फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। याद रखिएगा आप लोग, जो समाजवादी नेता लियो ब्लूम थे वह फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। उन्होंने स्पेनिश गृह युद्ध के समय गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। उनकी योजनाओं के कारण फ्रांसीसी व्यापारी, रूढ़िवादी यानी कि रेडिकल नेता आदि नाराज हो गए थे। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सीनेट में बहुमत प्राप्त रेडिकल सोशलिस्ट नेताओं ने ब्लूम को आपातकालीन डिक्री शक्तियां देने से मना कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति एवं रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेपत के षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 15 दिया है, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? ब्लू पॉलिसी की शांति निर्माण की नीति, शक्कर एवं बेर की नीति। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आप लोग बी होगा, शांति एवं निर्माण की नीति। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर शांति एवं निर्माण की नीति अपनाई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम एवं उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 16 यहाँ पर दिया है, 16 को देखते हैं। 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? इटली था कि फ्रांस था कि इंग्लैंड था? विपरीत में एक से अधिक। तो देखिए इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर सही होगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हार्दिक समझौता क्या था। देखिए 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता एंटेंट कार्डियल में फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और मिस्र पर ब्रिटेन के अधिकार तथा मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दी गई। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 17 दिया है, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? प्रसा था कि पोलैंड था कि रूस था कि उपयुक्त में एक से अधिक? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। व्याख्या लोग इस प्रश्न का देखते हैं। 1815 की वियना संधि में पोलैंड शामिल नहीं था। 1815 में नेपोलियन को पराजित करने के पश्चात ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों के प्रतिनिधि वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। याद रखिएगा कि यह जो सम्मेलन हुआ था वियना में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था।
इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की। संधि के अनुसार फ्रांस में बूर्बो वंश को बहाल किया गया तथा फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बहाल किए गए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 यह दिया है, यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया कि काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रीयवादियों का झंडा। बी दिया उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात। सी दिया है बलूत पत्तियों का मुकुट यानी कि बहादुरी। और देखिए डी दिया उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए काला, लाल और सुनहरा तिरंगा यह जो था यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। पूछ सकता है कि झंडा को किसने प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखिएगा ड्यूक्स ने। और देखिए उगते सूर्य की जो किरण है यह एक नए युग का सूत्रपात यह करता है। और देखिए जो बहादुरी का जो प्रतीक था वह देखिए यहाँ पर बलूत पत्तियों का मुकुट और टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका मतलब आज़ादी मिलना। और देखिए बाज छाप कवच, इसका जो तात्पर्य था जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। तलवार, इसका मतलब है कि मुकाबले की तैयारी। और देखिए तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, इसका मतलब है शांति की चाह। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए टूटी हुई बेड़ियाँ पूछ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए तलवार भी पूछ सकता है, बाज छाप कवच भी पूछ सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 दिया है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेज पुस्तक के लेखक कौन है। सुमित गुहा है कि रंजीत गुहा है कि रामचंद्र गुहा है कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह देखिए ऑप्शन नंबर ही होगा, यहाँ पर कोई नहीं है। तो देखिए बीपीएससी में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेज में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा था। कोष्टी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से भारी मात्रा में आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया था। यह भी पूछ सकता है कि वो लोग अपना जो है मूल निवास स्थान छोड़कर किधर पलायन किए, तो देखिए बिहार की ओर, इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, यानी आप लोगों को सत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। बी दिया अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। और देखिए सी दिया है कि फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। कौन कहा था, तो देखिए यह हेनरी पतुलो ने कहा था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने एवं काटने वाली मशीनों जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हुआ। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। मशीनों को आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा, जिससे भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था, अतः ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर देखिए दिया है, 1873 में रचित प्रसिद्ध, यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। न्यून जाति विभेद, धार्मिक असमानता, सामाजिक ताने बाने की जटिलता। तो देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर देखिए यह 21 है, तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया है कि ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी
जो 1873 में लिखा गया था। यहाँ पर देखिए उसमें निम्न जाति विभेद पर बताया गया है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया गया है और देखिए सामाजिक ताने बाने की जटिलता इसको भी बताया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 दिया है, स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई? रोमानिया फ्रांस के बीच, बुल्गारिया जर्मनी के मध्य, रोमानिया बुल्गारिया के मध्य कि उपरोक्त में एक से अधिक? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी इनमें से किसी के बीच नहीं लड़ा गया। व्याख्या देखते हैं। स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 में देखिए जर्मनी एवं सोवियत संघ के मध्य हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, स्टालिनग्राद की जो लड़ाई हुआ था 1942 में जर्मनी एवं सोवियत संघ के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण हिटलर द्वारा मॉस्को ने रूस पर कब्जा करने के उद्देश्य सोवियत संघ पर हमला करना था। याद रखिएगा कि इसका जो मुख्य कारण था यही था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 दिया है, बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? चीन से है कि मिस्र से है कि हांगकांग से है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी हम लोग देखते हैं। देखिए बेला चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है। इसे ट्यूनीशियाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक प्रतिरोध का यह 28 दिन तक चलने वाला गहन अभियान था। याद रखिएगा बेला चमेली जो क्रांति इसका संबंध ट्यूनीशिया से है, जो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद औबजीजी नामक फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुआ था, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, खाद्य संकट आदि शोषणकारी नीतियों का अंत हुआ। इस तरह 14 जनवरी 2021 को तानाशाह जिन अल आबिदीन बेन अली को शासन सत्ता छोड़ना पड़ा और देश का लोकतंत्रीकरण हुआ। यह अरब स्प्रिंग का पहला सफल आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। तो एग्जाम में देखिए प्रश्न पूछ सकता है कि बेला चमेली क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ट्यूनीशिया से है। अगला प्रश्न वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, रोम चलो का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था कि मुसोलिनी ने दिया था कि जनरल फ्रैंको ने दिया था? तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। रोम चलो का नारा जो दिया था वो इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था। याद रखिएगा रोम चलो का नारा जो दिया था वो मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फांसीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए। इटली के प्रधानमंत्री ने सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया। फांसीवादी सेना ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दे दिया। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो देखिए कुल 50 थी। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जरा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी कि 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर देखिए लिखा कि इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और देखिए इसकी जो कुल 6 भाषाएं आप लोग याद रखिएगा। इसकी कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें देखिए चीनी है, अरबी है, अंग्रेजी है, रूसी है, फ्रांसीसी व स्पेनी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार आदि विषयों पर कार्य करता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 दिया है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? सच्चिदानंद सिन्हा का कि मोतीलाल नेहरू का कि के.एम. पडिक्कर का? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो यह समाचार पत्र है यह सच्चिदानंद सिन्हा का है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत के यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्र उनके संस्थापक देखते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो अंग्रेजी भाषा में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया, द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी भाषा में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स ये भी अंग्रेजी में के.एम. पडिक्कर के द्वारा, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उदंत मार्तंड देखिए जुगल किशोर के द्वारा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। एक बार और इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए द इंडिपेंडेंट, यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू, हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पडिक्कर, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, उदंत मार्तंड जुगल किशोर। देखिए दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो लंबा बन जा रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27 दिया है,
रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? केरेंस्की को, कि स्टालिन को, कि लेनिन को? देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था, जिसमें एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम लाभ के आधार पर काम करेंगे। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए दिया है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? मुक्त व्यापार, निजीकरण, आर्थिक सुधार? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा देखिए डी होगा। वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में उभर कर सामने आई। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, भूमिकाओं तथा सांस्कृतिक मान्यताओं आदि का आदान प्रदान होता है। इसे मुख्यतः 5 प्रकारों राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 29 दिया है, किस घटना ने यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी के दौरान, कि शीतकालीन आर्थिक मंदी के दौरान, कि 1980 में ईरान की आर्थिक मंदी के दौरान? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जेबी से का कथन पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया था। अमेरिका में आई विश्व व्यापारी मंदी के कारण कीमतों में कमी आ गई और अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया था। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के मध्य लगभग 1,10,000 कंपनियां नष्ट हो गईं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टूल, लॉर्ड टाउनसेंड? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा, यानी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। तो व्याख्या लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टूल, लॉर्ड टाउनसेंड एवं आर्थर एंग को जाना जाता है। रॉबर्ट वेस्टर्न ने 3 खेत प्रणाली को घाटों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। जेथरो टूल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। याद रखिएगा, यह एग्जाम में देखिए पूछा गया, पूछ भी सकता है कि जेथरो टूल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। टाउनसेंड ने 3 फसल प्रणाली की जगह पर 4 फसल पद्धति को अपनाया। इसने गेहूं, शलजम, जौ और लौंग बोने की परंपरा शुरू की। आर्थर यंग ने कृषि जोत के आकार को बड़ा करने पर जोर दिया। तो व्याख्या आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए एक आसान प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1901 से 1905 के बीच, 1914 से 18 के बीच, 1911 से 14 के बीच? देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था वो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र कौन कौन है और ध्रुवी राष्ट्र कौन कौन है, यहाँ आप लोग जरूर देखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था देखिए 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया था। यह मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया एक वैश्विक संघर्ष था। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, जापान आदि देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश थे। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी एवं इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए 31 तो हम लोग देख लिए। प्रश्न नंबर 32 है, 31 नहीं, 31 हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर
32 दिया। देखिए 8 प्रश्न और बचा है। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? लौह था कि खनन था कि वस्त्र या कपास था? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। औपनिवेशिक काल में वस्त्र या कपास उद्योग भारतीयों का प्रमुख उद्योग था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, क्योंकि उस समय वैश्विक कपड़ा बाजार में भारतीय महीन कपड़ा का दबदबा रहता था। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 दिया है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? 15 में, 1900, 1916 में, 1917 में? आप लोग जानते होंगे कि देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा जो शुरू की थी वो 1917 में की थी। और देखिए बिहार में इन्होंने यह शुरू किया था। यह 3 कठिया नील की खेती से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था जो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए दिया है। भारत में प्रथम छापखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापखाना पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। पुर्तगालियों द्वारा प्रथम छापखाना 1557 ईस्वी में स्थापित किया गया। गोवा में जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 35 दिया है। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? लॉर्ड जायस था कि वुडरो विल्सन था कि ऑरलैंडो था? देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त में 1 से अधिक होगा। पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद के सदस्य ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के ऑरलैंडो तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग 4 के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है बिग 4 के नाम से जाना जाता है, तो वुडरो विल्सन को। जनवरी 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस के ठीक बाहर वर्सेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 36 हम लोग देखते हैं। 4 प्रश्न और बचा है इसके बाद। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1878 में जो लॉर्ड लिटन था वह देखिए प्रतिबंधित कर दिया था प्रेस की स्वतंत्रता को। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। 1857 ईस्वी के क्रांति यहाँ पर देखिए विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट तथा संपादक को प्रतिबंधित करने का व्यापक हक मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ? लोहड़ी के दिन की बैसाखी के कि होली के? देखिए यह जो हुआ था अमृतसर में हुआ था, यह बैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए और काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर मैदान से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। अगला पर देखिए, अब एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस दिन पूछा था, जो है कौन सा समय चल रहा था, बैसाखी का दिन था। और देखिए यह भी पूछ सकता है कि यह घटना कब घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। याद रखिएगा इसे भी आप लोग।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? सुभाष चंद्र बोस ने कि महात्मा गांधी ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से शुरू किया। किसकी विफलता में? तो क्रिप्स मिशन की विफलता में। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। इसी समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार, यानी यहाँ पर देखिए प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर लग गए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 39 दिया है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? अंग्रेजों ने की, फ्रांसीसियों ने की, पुर्तगालियों ने? अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले भारत में आधुनिक छपाई तकनीक की प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का देखिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 यहाँ पर देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ को, कि पंडित जगत नारायण को, कि सुल्तान अहमद खान को? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त में एक से अधिक होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। और देखिए हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय में सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। यह भी याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों हम लोग जो है इतिहास के जो भी TRE 3 एग्जाम में पूछे गए थे 40 प्रश्न, इसको हम लोग कवर कर लिया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग पॉलिटी या ज्योग्राफी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला हम उसी पर जो है वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।